वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है और पार्ट नंबर आपका रहेगा 33। जूलॉजी में आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में हमने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया है कि इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके जनरल जो गुण होते हैं, साधारण गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ये किस प्रकार से क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, किस प्रकार से इनका नाम दिया जाता है, आदि सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ये जो एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम हमने पढ़ा था कि एंजाइम विशिष्ट प्रकार के सबस्ट्रेट पर ही क्या कर सकते हैं, कार्य करते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट्स के ऊपर किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से ये क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन यानी कि एंजाइम जो अभिक्रिया करते हैं उनकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, हमने चर्चा की है कि एंजाइम जो होते हैं इनमें विशिष्टता पाई जाती है। इसी एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए विशिष्टता, विशिष्ट जो विशिष्ट सबस्ट्रेट्स की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम के लिए क्या होता है, तो स्पेसिफिक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। अर्थात एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पर क्या करता है, कार्य करता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर क्या बना लेते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का अस्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कौन? एंजाइम और क्या होगा, ये सबस्ट्रेट होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो अस्थायी होता है। और जब ये रिएक्शंस होती है तो रिएक्शंस के बाद हमने चर्चा की थी कि एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और केवल क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी कच्चे पदार्थ या सबस्ट्रेट के साथ मिलकर केवल क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अंतिम उत्पाद के रूप में आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा और एंजाइम प्राप्त होते हैं। तो ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट्स के ऊपर किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों के थोड़े मत प्रस्तुत किए गए हैं। उन मत के बारे में हम पढ़ेंगे, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो पॉइंट और है, उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। क्या होते हैं? प्रोटीन के। तो एंजाइम जो साधारणतः प्रोटीन के ही बने होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के अन्य एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के एंजाइम को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे शरीर में बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जो एपो एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन एपो एंजाइम्स के रूप में ये एंजाइम जो होंगे ये निष्क्रिय रूप में रहेंगे, कभी भी क्रियाशील नहीं होते हैं। अर्थात इन एपो एंजाइम को क्रियाशील करने के लिए, एक्टिवेशन करने के लिए विशिष्ट प्रकार के अन्य कारकों की भी आवश्यकता होती है। अन्य कारकों को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप, या हम इन्हें क्या कहते हैं, को एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या को एंजाइम्स के नाम से
जाना जाता है। यानी कि ये कोई भी कारक के रूप में या तो कोई धातु आयन हो सकता है या अन्य यौगिक हो सकता है। यदि इनको एंजाइम्स के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाता है, तो जो अनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो एपो एंजाइम होते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अर्थात ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एंजाइम है आदि ये क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। जब किसी भी एपो एंजाइम में इस प्रकार के जो धातु आयन या अन्य प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये एंजाइम क्रियाशील एंजाइम बन जाता है और इस बने हुए एंजाइम को संपूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इस एंजाइम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो ये एंजाइम्स के बारे में कुछ साधारण सी बातें थी। अब हम पढ़ेंगे कि एंजाइम किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, किस प्रकार की रिएक्शंस को प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रिएक्शंस के आधार पर एंजाइमों के कुछ मैंने कहा है कि वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत या समर्थन दिए हैं। इसमें सबसे पहला आपका जो मॉडल है वो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। कौन सा है, लॉक एंड की मॉडल। एंजाइमों के बारे में सबसे पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। और जो लॉक एंड की मॉडल दिया था इसके आपके वैज्ञानिक थे एमिल फिशर। कौन से थे, एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने ये लॉक एंड की मॉडल दिया था। एमिल फिशर ने क्या कहा था, एमिल फिशर ने कहा था कि जिस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार का लॉक जो होता है एक विशिष्ट प्रकार की चाबी के द्वारा ही खुलता है, तो उसी प्रकार से क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। यानी कि एंजाइम लॉक के अंदर देखा है कि लॉक के अंदर विशिष्ट प्रकार की चाबी फिट होती है नहीं होती है, अर्थात उसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही बनी होती है कि उसकी विशिष्ट चाबी उसके अंदर फिट हो जाए। तो एमिल फिशर के अनुसार जो एंजाइम होते हैं वो आपके लॉक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो आपके लॉक की तरह कार्य करते हैं कि एंजाइम लॉक होते हैं। अर्थात इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है। यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनमें विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, अर्थात लॉक की तरह कार्य करते हैं। और इनके लिए जो विशिष्ट सबस्ट्रेट यानी कि ये जो लॉक होगा वो विशिष्ट सबस्ट्रेट ही इस पे कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है। अर्थात जो सबस्ट्रेट से बनी होगी वो क्या होगी, सबस्ट्रेट से बनी हुई चाबी होगी। यानी कि की बोला है, सबस्ट्रेट को इन्होंने क्या बोला है, की बोला है। ये विशिष्ट प्रकार का सबस्ट्रेट इस विशिष्ट प्रकार के लॉक रूपी एंजाइम में आकर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है और एंजाइम उस सबस्ट्रेट पर क्या करने शुरू कर देता है, अपनी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या हो जाते हैं, मिलकर क्या बन लेते हैं, एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। और अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनने से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सब क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है और अंत में प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अपरिवर्तित रूप से वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एमिल फिशर ने ये मॉडल दिया था। अब देखिए ये कैसे कार्य करता है, ये कोई एंजाइम है आपके पास, क्या है, ये एंजाइम है। ये कोई एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम ये कौन सा है, इसे हम बोलेंगे एपो एंजाइम। क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। ये बना किससे होगा, प्रोटीन से बना है, एपो एंजाइम है। और मैंने कहा कि जो एपो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव रूप से होते हैं। तो इनमें कोई भी एक प्रकार का सबस्ट्रेट, कोई भी एक प्रकार का सबस्ट्रेट क्या होगा, फिट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक प्रकार का सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। इसको कोई भी एक प्रकार का सबस्ट्रेट क्या होगा, इसमें फिट हो जाएगा। ये कोई सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे इसमें फिट हो जाता है। यानी कि ये सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे इसमें फिट हो जाता है, ये सबस्ट्रेट। और ये पूरा एंजाइम क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट फिट होते ही
ये एंजाइम क्या बन जाएगा, इस एंजाइम को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को हम बोलेंगे होलो एंजाइम। ऐसे मानो इसको, ये कोई एंजाइम है आपका, ठीक है। इस एंजाइम में कोई को एंजाइम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, को एंजाइम। को एंजाइम, जो एंजाइम है प्रोटीन के बने होंगे, इस प्रोटीन के बने हुए एंजाइम को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। जब भी कोई को एंजाइम इसमें जुड़ जाता है तो ये एक एक्टिव एंजाइम के रूप में क्या करने लगेगा, कार्य करने लग जाता है। किसके रूप में, एक्टिव एंजाइम के रूप में, ठीक है। ये को एंजाइम है, ये क्या है, एपो एंजाइम। को एंजाइम एपो एंजाइम के साथ जुड़ने से क्या बन गया आपका, होलो एंजाइम बन जाता है। अर्थात ये जो संरचना है, ये संरचना विशिष्ट प्रकार की संरचना है। ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये एंजाइम है जो एमिल फिशर्स के अनुसार लॉग की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। और इस लॉग के लिए एक विशिष्ट प्रकार का क्या होगा, विशिष्ट प्रकार का क्या होगा, ये विशिष्ट प्रकार का एक आपके सबस्ट्रेट है। विशिष्ट प्रकार का क्या है, एक है सबस्ट्रेट। ये विशिष्ट प्रकार का क्या है, सबस्ट्रेट। और ये विशिष्ट प्रकार का सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यानी कि ये चाबी की तरह कार्य करेगा। किसी तरह कार्य करेगा, विशिष्ट प्रकार का सबस्ट्रेट चाबी की तरह कार्य करेगा। और ये जो आपका लॉक है, इस लॉक के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो आपका लॉक है, इस लॉक में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ये विशिष्ट प्रकार का सबस्ट्रेट यहां पर, तो इस प्रकार से इस लॉक में ये चाबी की समान सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। ये आपका एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने पर जो अंत में एंजाइम क्या होता है, एंजाइम तो क्या होता है, एंजाइम तो अलग हो जाता है। एंजाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाता है। एंजाइम तो अलग हो जाता है और इससे जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट से क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट को ये तोड़कर इसका उत्पाद बना देता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट बन जाता है प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से एमिल फिशर्स के अनुसार एंजाइम का ये लॉग एंड की मॉडल है। अर्थात एंजाइम जो होते हैं वो लॉग की तरह कार्य करते हैं, जबकि इसमें विशिष्ट प्रकार का जो सबस्ट्रेट होता है वो चाबी की तरह क्या करेगा, कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट मॉडल देखिए इसका, एंजाइम से संबंधित नेक्स्ट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल यानी कि अभिप्रेरित अनुरूपता मॉडल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अभिप्रेरित अनुरूपता मॉडल, अभिप्रेरित अनुरूपता मॉडल। और ये मॉडल दिया था आपके वैज्ञानिक पोसलैंड ने दिया था। किसने दिया था,
कोसलैंड ने दिया था। इनके अनुसार ये कहा गया है कि ये तो बात सच है कि एमिल फिशर्स के अनुसार जो एंजाइम होते हैं वो लॉग के समान होते हैं, जबकि जो सबस्ट्रेट होता है वो की के समान होता है। लेकिन इन्होंने बताया है कि जो एंजाइम होते हैं वो कभी भी एक समान लॉग की तरह कार्य नहीं होते हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो निश्चित है नहीं होती है। अर्थात जो एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी संरचना को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जब सबस्ट्रेट के समान अपनी स्ट्रक्चर परिवर्तित कर सकते हैं तो विशिष्ट प्रकार के सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रक्चर बना लेंगे और चाबी के समान सबस्ट्रेट जो होगा वो आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये क्या है कि सबस्ट्रेट से प्रेरित होकर जो एंजाइम होते हैं उसके अनुरूप अपने लॉग के समान संरचना को बना लेते हैं ताकि सबस्ट्रेट रूपी चाबी उसके अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो ये जो कोसलैंड का सिद्धांत था इसके अनुसार कभी भी एंजाइम क्या नहीं होती है, एंजाइम की संरचना, एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी एक समान नहीं होती है। तो ये कोसलैंड का सिद्धांत था जिसके अनुसार विपरीत अनुरूपण मॉडल यानी कि जो एंजाइम होते हैं वो किसी सबस्ट्रेट से विपरीत होकर उसके अनुरूप अपनी संरचना को बना लेते हैं। जबकि एमिल फिशर्स ने क्या कहा था कि एमिल फिशर्स ने ये कहा था कि एंजाइम की जो संरचना होती है ये लॉग रूपी ताला होता है, हमेशा फिक्स रहता है जिससे विशिष्ट प्रकार की चाबी फिट होती है। तो एंजाइम के संबंध में ये दो प्रकार के क्या थे, आपके सिद्धांत थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट प्रकार के कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो एंजाइमों के प्रभावित करने वाली ये विशिष्ट कारक कौन से होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। क्या विशिष्ट प्रकार के कारकों के द्वारा एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित किया जा सकता है? बिल्कुल सही है कि विशिष्ट प्रकार के कारक जो होते हैं जो एंजाइम की अभिक्रियाशीलता को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। एक फैक्टर है जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं। एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, कार्य करते हैं। तो एंजाइमों की जो सक्रियता होती है वो ऐसा माना जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम आसानी से क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का अर्थ है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि ग्राफ मान लीजिए ग्राफ टेम्परेचर का है और ये रिएक्शंस का है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक सीमा के बाद यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, एंजाइमों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अर्थात 10 डिग्री से लेकर जैसे जैसे 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो एंजाइम की जो क्रिया विधि होती है वो सबसे क्या होती है, अधिकतम माना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, अधिकतम माना जाता है। और इसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि 40 डिग्री के बाद हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात एंजाइमों की अभिक्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। और ऐसा माना जाता है कि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से यानी कि 40 डिग्री के बाद 50 डिग्री तक काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाते हैं 60 डिग्री पर, ऐसा माना जाता है कि जो एंजाइम होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, एंजाइम विकृत हो जाते हैं। क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम्स के प्रोटीन्स होते हैं वो विकृत हो जाते हैं और ये विकृत हो जाते हैं और इनकी अभिक्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये तो था एंजाइमों का टेम्परेचर का प्रभाव। दूसरे प्रकार के कारक हम देख लेते हैं कि दूसरे प्रकार के कारक भी क्या इसको प्रभावित करते हैं।
दूसरे प्रकार के कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं पीएच की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि टेम्परेचर के अलावा एंजाइम जो होते हैं वो पीएच विशिष्ट भी होते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रकार की पीएच पर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम क्या हो सकते हैं, क्रियाशील हो सकते हैं। विशिष्ट प्रकार के पीएच पर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम क्रियाशील हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो प्रकार के एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करने, एक तो आपका पेप्सिन है और दूसरा कौन सा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो आपका स्टोमक से रिलेटेड है, किससे है, स्टोमक से, जबकि ये किससे रिलेटेड है, पैनक्रियास से रिलेटेड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन पर कार्य करते हैं। तो प्रोटीन पर कार्य करते हैं लेकिन इनका जो क्रियास्थल है वो अलग अलग है। एक का तो है स्टोमक और दूसरा क्या है, पैनक्रियास से सीक्रेट होकर ड्यूडेनम में आता है। तो इसका अर्थ ये क्या है कि इसकी जो पीएच है ये जो काम करेगा ये दो पीएच की अम्लीय पीएच पर कार्य करता है। ये किस पे कार्य करता है, अम्लीय पीएच पर कार्य करता है। ये ड्यूडेनम में आकर पैनक्रियास से सीक्रेट करके ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम की पीएच कैसी होती है, क्षारीय पीएच होती है। अर्थात इसकी पीएच क्या होगी, ये क्षारीय पीएच पर कार्य करेगा। अर्थात यदि ट्रिप्सिन एंजाइम को स्टोमक में छोड़ दिया जाए तो ये किसी भी प्रकार की रिएक्शंस को संपन्न नहीं कर पाता है, किसी भी प्रकार के प्रोटीन के ऊपर रिएक्शन नहीं कर पाता है। यदि उसी प्रकार के पेप्सिन को यदि ड्यूडेनम में छोड़ दिया जाए तो ये भी किसी भी प्रकार की रिएक्शन संपन्न नहीं कर पाता है, क्योंकि इन एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। पेप्सिन के लिए 2 पीएच की आवश्यकता होती है जो स्टोमक में उपयुक्त पाई जाती है, जबकि ट्रिप्सिन की कार्यशीलता के लिए क्षारीय पीएच की आवश्यकता होती है। और ये जो क्षारीय पीएच होती है ये आपकी यानी कि लगभग 9 के आसपास पीएच ये ड्यूडेनम में पाई जाती है और ड्यूडेनम पीएच में ट्रिप्सिन आसानी से कार्य कर सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो पीएच विशिष्ट भी होते हैं, यानी कि विशिष्ट पीएच पर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशंस की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशंस की बात करते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइमों की सांद्रता। तो स्टूडेंट्स, ऐसा देखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय के बाद एंजाइमों की सांद्रता कितनी भी बढ़ाई जाए इस रासायनिक अभिक्रिया की दर में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया समान रूप से क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो एंजाइमों की एक सीमा तक यदि किसी भी सबस्ट्रेट पर एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक सीमा के बाद ये दर क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। उसके बाद यदि एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो रासायनिक अभिक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि ये तो कंसंट्रेशन हम एंजाइम के बढ़ा रहे हैं। यदि हम कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाएं, कच्चे पदार्थ या सबस्ट्रेट की बढ़ाएं, तो यानी कि एंजाइमों की मात्रा को फिक्स रखें और सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाएं तो यही रिएक्शन सेम होती है। यानी कि एक समय तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट जल्दी बनता जाता है, लेकिन एक समय के बाद ये भी क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में देखिए एंजाइम होगा और क्या होगा, सबस्ट्रेट होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यानी कि प्रारंभ में रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है और प्रोडक्ट बनता है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी
ये रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि प्रोडक्ट की मात्रा, उत्पाद की मात्रा बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक आपका है एलोस्टेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एलोस्टेरिक इफेक्ट। अब एलोस्टेरिक इफेक्ट देख लीजिए, एलोस्टेरिक इफेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स कि एंजाइम के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम के अंदर आपकी क्या होती है, दो साइट होती है। कितनी साइट होती है, दो साइट होती है। एक को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट साइट बोलते हैं। और एक साइट अन्य साइट होती है, अदर साइट होती है। इसका रोल देखिए, जो सबस्ट्रेट साइट होती है, उस जो एंजाइम है उस एंजाइम की सबस्ट्रेट साइट के ऊपर विशिष्ट प्रकार के सबस्ट्रेट क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। लेकिन एक इसकी अन्य साइट और होती है, इस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट भी कहा जाता है। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, इसमें विशिष्ट प्रकार के जो आपके एलिमेंट हैं, वो विशिष्ट प्रकार के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, संयोजित हो सकते हैं। तो इस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। एलोस्टेरिक साइट पर विशिष्ट प्रकार के एलिमेंट जुड़ जाते हैं। जब एलोस्टेरिक साइट पर विशिष्ट प्रकार के एलिमेंट जुड़ेंगे तो जो एंजाइम होगा, एंजाइम की रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो एंजाइम की रासायनिक अभिक्रिया कम होने के कारण इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये थे एंजाइमों के कुछ इफेक्ट, यानी कि एंजाइमों की रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक।